डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो सीआरपीएफ के ज्वाइनिंग लेटर अभी तो कैंडिडेट्स को मिल गए हैं। बहुत से फीमेल कैंडिडेट्स के मुझे मैसेज आए कि उनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और मेल कैंडिडेट्स के भी आए हैं। तो जब से सीआरपीएफ के ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू हुआ है तभी से ये बहुत सारे डाउट मन में आने लग गए, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर में एकदम क्लियरली मेंशन है कि आपका ट्रेनिंग में जब आप ज्वाइन करोगे, मतलब आप जब ट्रेनिंग सेंटर में आओगे तो यहाँ पर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, आपका जो है मेडिकल होगा, एकदम क्लियरली मेंशन किया है। आईटीबीपी के भी ज्वाइनिंग लेटर में भी किया है और जो सीआरपीएफ का जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें भी एकदम क्लियरली मेंशन किया है कि आपका ट्रेनिंग सेंटर में फिर से मेडिकल होगा। अभी सवाल ये बनता है कि बहुत से कैंडिडेट जो है मेडिकल टाइम उनको आरएमई मिला था, बहुत दिक्कतों का सामना करके उन्होंने जो है आरएमई या डीएमई क्वालिफाई किया है और उनको बहुत सारे डाउट है। किसी के पैर की उंगली बड़ी होते हुए भी वो मेडिकल फिट हो गए हैं, तो अभी उनको ऐसा डर लगता है कि अभी जब ट्रेनिंग सेंटर में फिर से मेडिकल होगा, क्या वहाँ पर फिर से आरएमई मिल जाएगा या सीधा फेल करके घर भेज देंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं और वो उन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास फ़ोटो, स्क्रीनशॉट, मैसेज सब कुछ आता रहता है इंस्टाग्राम पर, वीडियोस के कमेंट्स के नीचे बहुत सारी डिटेल मेरे पास आती रहती है। और जो हमारे भाई है वो मुझे कंप्लेन करते रहते हैं कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, ये है वो। तो मैं हर किसी का रिप्लाई देता हूँ, 100% देता हूँ। ठीक है, चाहे 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन लेट देता हूँ, लेकिन रिप्लाई 100% मिलता है। और आपको भी अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ कोई भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी सरकारी ड्रीम है, आप वहाँ पे फॉलो मत करो लेकिन आप मैसेज कर देना ताकि मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ। मेरे पास जितनी जानकारी है, मैं जितना जानता हूँ वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज ज़रूर कर देना इंस्टाग्राम पर। तो आज की इस वीडियो में हम जो जो बातें करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि फिर से मेडिकल होगा क्या, तो इसका आंसर है 100% हाँ, आपका ट्रेनिंग सेंटर में फिर से मेडिकल होने वाला है। आप अगर आईटीबीपी का ज्वाइनिंग लेटर देखोगे और सीआरपीएफ का ज्वाइनिंग लेटर देखोगे तो वहाँ पर एकदम क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका फिर से मेडिकल होगा। अब ये मेडिकल कैसे होगा, जैसे कि आपका भर्ती प्रोसेस के वक्त ऑलरेडी एक बार मेडिकल हो चुका है, तो वो मेडिकल थोड़ा टफ होता है, राइट, थोड़ा टफ होता है। उसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधा रीमेडिकल दे दिया जाता है, मतलब आरएमई दे दिया जाता है। ठीक है, ये तो आप सब लोग जानते हो, मेल फीमेल कैंडिडेट सब जानते हैं। लेकिन जो आपका ट्रेनिंग सेंटर में जो मेडिकल होता है वो मेडिकल क्या होता है वो पहले आप समझिए। आपका जो भर्ती प्रोसेस का मेडिकल है वो मेडिकल ऑलरेडी हो चुका है। वो मेडिकल से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक का जो बीच वाला जो समय है, उस समय के बीच में आपको आपके साथ कुछ गलत ना हुआ हो, मतलब आप कहीं गिर गए हो, आपका एक्सीडेंट हो गया हो, आपने कहीं चोट लगा ली, ठीक है, आपका कहीं हाथ पैर तो नहीं टूट गया, मुड़ गया, ऐसी गलती पकड़ने के लिए ट्रेनिंग सेंटर में फिर से मेडिकल होता है। ठीक है, आप में कोई वहाँ पे ट्रेनिंग के समय कोई दिक्कत ना हो आपको, इसलिए वो नॉर्मली चेकअप कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसको मेडिकल भाषा में मेडिकल ही बोला जाता है, मतलब एक चिकित्सा परीक्षण ही बोला जाता है। ठीक है, मेडिकल किया जाता है, उसको ऐसा ही बोला जाता है। ठीक है, तो आपके साथ कोई दुर्घटना ना हुई हो उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर मेडिकल किया जाता है। अगर आप में मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मेरे पैर की उंगली बड़ी है फिर भी मैं पास हूँ, क्या वहाँ पे मुझे दिक्कत आएगी? तो नहीं, अगर आप ऑलरेडी एक बार मेडिकल फिट हो चुके हो, ट्रेनिंग सेंटर में जो डॉक्टर है वो भी पढ़ा लिखा ही है, और जिस डॉक्टर ने आपको फिट किया है मेडिकल प्रोसेस में, जब भर्ती प्रोसेस का मेडिकल हो रहा था तब वो डॉक्टर भी पढ़ा लिखा है। तो ये दोनों आपको, अगर पहले डॉक्टर ने पास किया तो दूसरा को भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसा डरिएगा मत। दूसरा, एक कैंडिडेट था महाराष्ट्र से ही था, उसको पाइल्स का प्रॉब्लम था, उसको बोला मेडिकल, जब भर्ती प्रोसेस का मेडिकल हो रहा था पहला मेडिकल, तो उसका पाइल्स का प्रॉब्लम ठीक हो गया था और वो मेडिकल फिट हो गया। लेकिन अभी ज्वाइनिंग के वक्त उसका जो पाइल्स का प्रॉब्लम है वो शुरू हो गया। तो ऐसी दिक्कत में क्या होगा, तो उसको इलाज करने के लिए टाइम मिल जाएगा। एकदम आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बटालियन में भेज दिया जाता है और उसको इलाज करने का टाइम दे दिया जाता है। और और दूसरी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी का ऑपरेशन हो रखा है वगैरह वगैरह, कोई भी दिक्कत है। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में, जो फीमेल कैंडिडेट की शादी हो गई है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, कौन सा भी मंथ हो, अगर आपकी प्रेगनेंसी का टाइम नज़दीक है या बहुत समय है, 4 महीना 5 महीना कुछ भी टाइम है, तो आप अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर सीधा सेंटर पे जाओ। ठीक है, अपने हस्बैंड को साथ लेके जाओ, कुछ किसी को भी साथ में लेके जाओ, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम दिखाओ, वो आपको
100% टाइम दे देंगे प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। कि आप अपनी जो प्रेगनेंसी वगैरह है वो कंप्लीट हो जाने के बाद आप फिर से रिपोर्टिंग करना, आप उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए डेट दे दी जाती है, ठीक है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थी। और जो मेल कैंडिडेट है जिनका भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप अब ऐसा मत सोचना कि आपको कोई बहुत बड़ी एग्ज़ाम देनी है यूपीएससी टाइप, उसके लिए आप वहाँ पे जाओगे और उनसे छुट्टी मांगोगे, तो ये कंडीशन में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन अगर आप कांस्टेबल लेवल की ही या एसएससी जीडी के लेवल की ही एग्ज़ाम के लिए, या अपनी बहन की शादी के लिए, भाई की शादी के लिए, क्योंकि अभी क्या शादी का माहौल है इसलिए मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप वहाँ पे जाकर खुद उनको बोल सकते हो कि ऐसी प्रॉब्लम है, क्या आप थोड़ा 10-15 दिन या 1 महीना लेट मैं ज्वाइनिंग करूँ तो कोई दिक्कत होगी, ऐसा आप उनको क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद वो जो भी जवाब देते हैं उसके बारे में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हो, अदरवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो जानकारी पहुँच जाएगी, ठीक है, आप अगर शेयर करते हो तो। लेकिन आप खुद वहाँ पे जाके जाओ, वहाँ पे जाओ, उनसे मिलो, जो आपको वो जानकारी देते हैं उसके हिसाब से आप काम करो। अगर वो अगर आपको परमिशन दे देते हैं, टाइम दे देते हैं, तो फिर उसके बाद अपना एग्ज़ाम दो, शादी कराओ, कुछ भी करो, ठीक है। अगर वो टाइम नहीं देते तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़ के अपने ट्रेनिंग पर फोकस करना है, ज्वाइनिंग पे फोकस करना है, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो ज्वाइनिंग में आपका मेडिकल होगा, 100% होगा। लेकिन उसमें किसी को भी फेल करके या रीमेडिकल देकर आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा या नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी फेक जानकारी, अगर आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई बता रहा है तो वो बिल्कुल फेक जानकारी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो एकदम नॉर्मली आपका चेकअप होता है, जिसमें वो ये जानना चाहते हैं कि बंदा सच में अभी भी मेडिकल फिट है या उसको कोई दिक्कत हो गई है, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। और हाँ, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा। डॉक्यूमेंट्स में आपसे आपका बैंक पासबुक मांगा जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपके माता पिता भाई बहन के आधार कार्ड की एक एक जेरोक्स कॉपी साथ में लेके जाना, ठीक है। और उन आधार कार्ड्स में कोई ना कोई दिक्कत है नाम में, स्पेलिंग में, तो आप उनको करेक्शन करा सकते हो। 100 रुपया चार्ज लगता है। आधार सेंटर पे जाओ, बस अपडेट हो जाता है। इससे क्या है कि 2 से 3 दिन में काम हो जाता है। मतलब आज अगर आपने अपडेट किया तो वो 3 से 4 दिन में आपका ऑनलाइन आ जाता है। उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल के साथ में लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इतना ही प्रोसेस है। तो माता पिता भाई बहन का भी आप आधार कार्ड की एक एक प्रिंट साथ में लेके जाना, जेरोक्स कॉपी, ठीक। तो ये हो गई बात। तो फेल करके किसी को नहीं बेचते, पहली बात, ठीक है। फेल करके किसी को भी नहीं बेचते। अगर आप में कोई दिक्कत पाई जाती है, इलाज या आप में कोई मतलब प्रॉब्लम पाई जाती है कि आप मेडिकल अभी फिट नहीं हो, कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो गया है या कोई आपके साथ दुर्घटना हो गई, ऐसी कोई भी सिचुएशन रहती है, तो उस कंडीशन में आपको इलाज करने के लिए टाइम दे दिया जाता है, ठीक है। नौकरी बहुत मुसीबत से मिलती है, बहुत तकलीफ़ों से मिलती है। और हमें ही पता है कि एसएससी जीडी की जॉब हमें कैसी मिली है, ठीक है। 3 साल का इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आया है और उसके बाद हमें ये मौ मतलब ज्वाइनिंग के दिन देखने के लिए मिल रहे। तो ऐसा नहीं करता है डिपार्टमेंट, ठीक। तो आज के इस वीडियो में जो जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आपकी 10 क्लास की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट आप साथ में लेके जाना। उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। और आपका क्वालिफिकेशन भी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। अगर आप जनरल से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप SC ST OBC और जनरल से बिलोंग करते हो तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उससे आपका कि आप भारत के नागरिक हो वो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप ओपन से हो, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ एक नया डॉक्यूमेंट जुड़ जाएगा, वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जॉइनिंग लेटर में एक फॉर्मेट आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, उसको भी फिलअप करके आपको DM SDM वगैरह से, मतलब तहसीलदार वगैरह से सिग्नेचर करा लेना है। और वो एक और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा जो कि ऑनलाइन बनेगा, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन होता है उससे, जो पुलिस स्टेशन से मिलता है।
ये दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये सारे मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक, पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको साथ में लेकर जाना है। ठीक है? अभी जब आप घर से निकलोगे तब आपको बैग में कौन सा सामान साथ में लेकर जाना है, वो उसकी डिटेल मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के दूँगा। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।